बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपको मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज मादनियात के हवाले से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साथ साथ आपको बहुत सारी अहम शख्सियत वहाँ पर नज़र आई। क्या मैं इस पर बात करते हुए आपसे इब्तिदा में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो भी कौमी नौइयत के मंसूबे होते हैं उनको मुतनाज़े क्यों किया जाता है। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तरह तरह की अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। अगर पाकिस्तान अपनी मादनियात को अपने लोगों की भलाई के लिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा तो कब और कौन करेगा। बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह के वसाइल से नवाजा है। अब मामला सिर्फ ये है कि हमने उन वसाइल को अपने इस्तेमाल में लेके आना है ताकि हम मसाइल का खात्मा कर सकें। हम सी पैक की तरफ देखें, हम रेकोडिक की तरफ देखें, हम ग्वादर पोर्ट की तरफ देखें, हम अपनी मेट्रोस को देखें, हम अपने मोटरवेज को देखें। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये एक आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाले दिनों के लिए, अपने अवाम की खुशहाली के लिए। और इसी तरह नहरों का मामला है। एक तवील अरसे से जब हम कैनाल्स की बात करते हैं, 6 नहरों की बात करते हैं, तो उस मंसूबे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात जब हम करते हैं और उसके नतीजे में मजमूई तौर पर हज़ारों और लाखों एकड़ ज़मीन को बंजर से सरसब्ज़ व शादाब बनाने की बात की जाती है, तो उसी में नहरों का मंसूबा आता है। जब हम नहरों के हवाले से बात करते हैं, 6 नहरों की बात की जाती है, तो क्या इसमें यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त और भाई इस पर उंगली उठा रहे हैं, क्या उनको पता है कि ये 6 नहरें कौन सी हैं, किन पर एतराज़ किया जा रहा है? मजमूई तौर पर मुझे माजरत के साथ कहने दीजिएगा, हमारे बहुत सारे दोस्तों को यही इल्म नहीं है कि वो जिस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं, जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, जिसको मुतरासा बना रहे हैं, वो चीज़ है क्या। 6 नहरें, 6 नहरों की बात ही नहीं है। ये बुनियादी तौर पे इस वक्त जो बात की जा रही है वो सिर्फ एक नहर के हवाले से की जा रही है और उस नहर पर मैं बाद में आऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जिन 6 नहरों की बात की जा रही है उनमें से 2 नहरें सिंध में हैं, 2 नहरें पंजाब में हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा में है और एक बलूचिस्तान में है। तो फिर अब 6 नहरों को मुतनासिब कैसे कहते हैं? और जब हम 6 नहरों की बात कहते हैं तो उसमें सबसे पहले ग्रेटर थल पंजाब की आप बात कर लें तो 2002 में ये मंसूबा बना, इसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका। साबिक सदर या आप हमारे जो फौजी सरबराह थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थल के रेगिस्तान को जो सरसब्ज़ व शादाब बनाना था उसके लिए ये मंसूबा शुरू किया गया। चश्मा बिराज से ये नहर निकाली गई, इसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। 6 नहरों में से एक नहर तो आप अभी यही निकाल दें। इसके साथ एक दूसरी नहर जो है मशहूर हुई, खिची कैनाल की बात कर रहा हूँ, ये बलूचिस्तान में है। और जब हम बलूचिस्तान में बात करते हैं तो तोनसा बिराज से निकलती हुई ये डेरा बुगती की ज़मीनों को आबाद करती है। तो फिर अब ये देखिए कि ये भी अभी जुज़वी तौर पर फ़ाल है, मुकम्मल तौर पे ये भी फ़ाल नहीं है। आप ये बलूचिस्तान की कैनाल है, इसको भी बीच से निकाल दें। अब आ जाएं आप KPK की तरफ और वहाँ पर चश्मा राइट बैंक कैनाल है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि चश्मा बिराज के दाएं किनारे से निकली हुई ये नहर जो है KPK जनूबी अजला को पानी फराहम करने के लिए ज़ेरे तामीर है। अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चली गई। फिर आप आ जाए रैनी कैनाल की तरफ, सिंध की है, सिंध में मौजूद है। गुड्डू बराज से इसने निकलना है, इसने सिंध के जो सहराई इलाके हैं उनको सैराब करना है। ये भी 2002 का ही उसकी मंजूरी हुई। ये भी ज़रा सुस्त रवि से बन रही है, ये भी अपनी जगह पर है। इसके साथ ही सिंध ही की रेटी कैनाल है। अब ये गुड्डू बराज से पानी इसने लेना है, इसने भी निकलना है। अब ये सिंध के लिए है। जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त मुतनाज़ा हो रही है, वो है पंजाब के चोलिस्तान में बनने वाली महफूज शहीद कैनाल। अब ये महफूज शहीद कैनाल जो है ये बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत ने अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम से इसका बड़ी फंडिंग जो है वो करने जा रही है। 176 किलोमीटर तवील सलमानी हेडवर्क से निकलती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है और इससे आगे फिर 2 ब्रांच जो नहरें हैं वो आगे का मंसूबा, अभी तो पहली नहीं बन रही, वो आगे का मंसूबा उन्होंने बनना है, 2 नहरों ने बनना है। चोलिस्तान की जब हम बात करते हैं
वहां पर लाखों एकड़ अराजी को इसने आबाद करना है, वहां पर कारपोरेट फार्मिंग को लेकर आना है, वहां पर हजारों नहीं लाखों लोगों को इसने रोजगार फ्राहम करना है। इसमें मुल्की ही नहीं, इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी भी आनी है। और इसकी एक और बात, जब आप इसको नक्शे में देखते हैं, कभी आप इसको गूगल कीजिएगा, इसका नक्शा निकाल के देखिएगा, ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ जाती है। और जब बॉर्डर के साथ साथ जाती है तो ये उसी तरह की एक दिफाई हिसार बना देती है अपने पाकिस्तान के साथ साथ, जिस तरह 1965 की जंग में लाहौर में बीआरबी नहर ने बनाया था और दुश्मन उस बीआरबी नहर को क्रॉस नहीं कर सका था। इसकी एक दिफाई वैल्यू भी मौजूद है। अब इस पर एतराज क्या है कि ये सिंध से पानी लेगी, कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से और जराए की तरफ से और इवन दिफाई जराए की तरफ से, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बीच में आप जब सिंध की बात करते हैं, इसके दरमियान में तो 3 दरिया और आ जाते हैं। ये 3 दरियाओं से फलांग कर ये सुतले से निकल वाली नहर जो है वो उससे पानी कैसे लेगी? सुतले में पानी नहीं होता, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब होता है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और पंजाब अगर अपने जराए से बना रहा है तो इसको बनना चाहिए। मैं यहाँ पर जिस एतराज की बात करने चाह रहा हूँ वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कुछ दिन पहले गढ़ी खुदाबख्श में एक तकरीर की। मैं जाती तौर पर उस तकरीर को बहुत ज्यादा सराहूंगा, बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जो है पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ना खप्पे कहने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो अपने शोधा को दफन करते हुए भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के विफाक के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा, और ये फिक्रा मुझे लगता है कि सुनहरी हरूफ से लिखना पड़ेगा, जहां भी लिखना पड़ा मैं जरूर लिखूंगा, और वो फिक्रा ये है कि अगर किसी ने पाकिस्तान, अपनी वालदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान का झंडा उतरवाने की कोशिश की, अगर किसी ने किसी भी जगह से पाकिस्तान के किसी भी कोने में, तो उसका सबसे पहला मुकाबला पीपल्स पार्टी के कारकुन और बिलावल भुट्टो से होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन इसी तकरीर में उन्होंने एतराज किया, उन्होंने सिंध 6 नहरों की बात की, सिंध से निकलने वाले नहरों की बात की, उसकी मुखालफत की। पाकिस्तान टेलीविजन सबका आप ये कहिए कि कौमी जज्बात का, उमंगों का आईनादार है। हम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर तामीर और तरक्की को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम की वेलफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा आज जो बात करेंगे इसी कौमी पैराए में होगी। और मैं मशकूर हूँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार अली बदर, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं तो वो हमें एक कौमी जमात, चारों सूबों में जब पहले नारा लगा करता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, तो हमें एक जंजीर की तरह, एक बंधन की तरह नजर आती है। वो क्या सोचते हैं, क्या एतराज़ हैं, टेक्निकल पहलू क्या है, मैं इसके लिए बहुत ही मशकूर हूँ। सीनियर तजियाकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जनाब जुल्फ़िकार अली महतू, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम इकनॉमिक्स की बात करते हैं, और ख़ासतौर पर जब हम वापडा से रिलेटेड जितने आबी मंसूबे उनकी बात करते हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी एक तवाना आवाज़ है वेरीफाइड रिपोर्ट्स के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। नसीरुल्लाह खान साहब एग्री प्रोजेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, माहिर मुआशियात है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है सर कि ये नहरें जो है नहीं बननी चाहिए, और इसमें मसला सिर्फ एक नहर का है। 2 नहरें तो सिंध में हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा में है, एक बलोचिस्तान में है। तो पीपल्स पार्टी तो डेवलपमेंट की पार्टी है, तामीर और तरक्की की तरफ जाना चाहेगी, इस पर इख्तलाफ क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम वली खान साहब। सबसे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं इज़हार अफसोस करना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब की अभी कुछ देर पहले बात हुई है। मैं बड़ा ही उसके ऊपर तमाम पीपल्स पार्टी की जानिब से इज़हार अफसोस करता हूँ और दुख का इजहार करता हूँ उनकी सारी फैमिली से, पार्टी से और पार्टी के कारकुनों से। ताजा साहब का इंतकाल जो है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए एक नुकसान है, इंसानी हकूक के लिए एक जो आवाज़ बुलंद करते थे और पार्लिमानी जमहूरी सियासत में एक तवाना आवाज़ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों से, तमाम जमहूरियत पसंदों से और उनके अहले खाना से हम इज़हार अफसोस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नजम वली खान साहब। बहुत आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आपने बड़ी तफसील के साथ सारी चीजें बयान की।
اگر معاملہ جس طرح آپ نے بیان کیا اگر معاملہ اسی طرح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم تو کچھ آئے نہ اور چیزیں بڑے افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں. ہمارا جو نقطہ اعتراض ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تعمیر و ترقی کرے, پاکستان کے اندر حالات اچھے ہوں, پاکستان کے اندر معاشی بہتری آئے, لوگوں کے حالات چینج ہو. اور سندھ جو ہے, سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ گراس روٹ کی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کو جو زیادہ تر سپورٹ ہے وہ وہاں کے حاریوں کی, کاشتکاروں کی, ذمہ داروں کی, جو وہاں پہ زمینیں کاشت کرتے ہیں ان کی سپورٹ ہے. اور دریائے سندھ کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے وہ زمینیں ہی زمینیں جہاں پہ لوگ اپنی زمینیں کاشت کرتے ہیں اور مال مویشی کو جو ہے وہ چارہ جو ہی کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ پانی کی سپورٹ سے ہی سارا معاملہ ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی اعتراض اس وجہ سے اٹھاتی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک دفعہ پہلے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں کینال بنانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بیٹھ کے ان ایشوز کو ڈسکس کریں اور ان کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں. لیکن اس کے اوپر کبھی کنسنسس بلڈ نہیں کیا گیا. یہ وفاقی حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کو ساتھ بیٹھ کے ان کو مشاورت کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر بات چیت کے ذریعے اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے چلنا چاہیے تھا, لیکن نہیں چلے. اب جب اس کے اوپر سے ایکسٹرکشن شروع ہو گئی, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ایک بلوچستان کی ہے, ایک کے پی کی ہے, ان میں ابھی تک پانی نہیں آیا اور ان کو اس کا پروجیکٹ کا 6 کنالوں کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور جو دریائے سندھ میں سے گڈو براج سے 2 نکالی جا رہی ہیں وہ بیسیکلی دریائے سندھ کا پانی ہے اور وہ دریائے سندھ کے حصے کا, صوبہ سندھ کا اور پھر اس کے بعد صوبہ بلوچستان کے حصے کا پانی ہے. اور اس کے بعد جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے, یہاں پارٹی صرف محدود نہیں ہے. پیپلز پارٹی جب یہاں پہ ان کا پانی ختم ہوگا اور ان کے کاشت کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی ان کے حقوق کی آواز اٹھائے گی. لہٰذا یہ جو آواز ہم اٹھائے بدر کے واٹر کے ایکارڈ جو ہے ہمارا معاہدہ, اس پر ہم دیکھیں اس کی شکایت جو ہے اپنے شیئر سے بالکل جو منصوبے بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. تو یہ پنجاب تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے شیئر بالکل پنجاب کو اس کا رائٹ ہے کہ وہ بنائے. اب آپ ایک جگہ کا پانی کٹ کر کے, کیونکہ دیکھیں پانی تو آنے والے جب ہے تو جب کہ آپ دوسری سائڈ کو دیں گے تو جس کا پانی کٹ کریں گے کی پرابلم ہوگی, چاہے وہ پنجاب کا پانی ہے. چیز میں بلوچستان میں, پنجاب میں اور کے پی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہاں پہ آباد کار لوگوں کا پانی روک کر کر ایک جب آباد کرنا ہے تو جن لوگوں کو پہلے پانی مل رہا ہے, جب وہ پانی کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو ان کی آباد کاری میں نقصان. بتائیے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تھر میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تھر میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. میں وہاں پر بڑی بڑی مشین, وہاں کی خواتین کو میں بڑے بڑے بلڈوزر چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے بطور پاکستانی خوشی. ہمارے سندھ کے بھائی جو ہیں ان کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ چولستان اب چولستان میں نہر جانے سے, پانی جانے سے سوال یہ اٹھتا ہے کر کے آپ کسی اور کو دینا شروع کریں گے تو پھر آواز اٹھانا شروع کر دوں گا. نقطہ اعتراض صرف اس بات پہ یہ آپ کا سندھ کے پانی میں, سندھ کے پانی سے نہ لیا جانا چاہیے ہونی چاہیے یہ. لیکن اس میں ذوالفقار علی مہتو صاحب, آپ کا نقطہ نظر بدر صاحب آ گیا, میں ذرا ذوالفقار علی مہتو بالکل پنجاب کو سندھ کا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر جو
पंजाब ये कह रहा है कि ये तो हमारा अपना पानी है। दूसरी बात ये की जा रही है कि जब हम सतलुज की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि सिंधु से निकलेगा ये, तो बीच में तो 3 दरिया और हैं, ये 3 दरिया क्रॉस करके पानी सतलुज में कैसे पहुंचेगा और ये किस तरह है ये सारा कुछ? आप इसमें हकायक और एदाद-ओ-शुमार क्या है? देखिए, जब जुल्फ़कार बदर साहब को मैंने सुना है, उन्होंने 2-3 मेजर बातें की। एक तो उन्होंने बात की है कि पहले पानी कम है तो किसी ना किसी का पानी काट के आप एक जगह आबाद करके दूसरी जगह को वीरान क्यों करेंगे। जी हाँ। दूसरी बात उन्होंने उससे पहले ये की कि एक कंसेंसस होना चाहिए था, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने किया या क्यों नहीं अब तक ये हुआ। तीसरी बात उन्होंने की कि मुल्क में पानी की शरह कम हो रही है। 3 क्वेश्चन है उनके मेजर। पहली बात तो मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि कंसेंसस जो है उसके लिए इरसा एक्ट है 1992 का, जिसके ऊपर चारों सूबों ने वाटर रिकॉर्ड की 91 में, और उसके बाद इरसा एक्ट में है कि इरसा पानी से मुतल्लिक तमाम फैसले, पानी से मुतल्लिक उसकी तमाम डेवलपमेंट, इरसा के जो 14 पैरे हैं नजम, उसमें 6 पैरे डेवलपमेंट से मुतल्लिक हैं कि नए नहरें बनेंगी, डैम बनेंगे, यानी 14 में से 6, तो आप समझिए 45% तो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट हमारी जीरो पे खड़ी है। अब इरसा ने इस नहर के लिए पानी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसमें 3 सूबों ने वोट दिया, बलूचिस्तान ने, पंजाब ने और केपी ने, और सिंध ने इसको वोट नहीं दिया, इसकी मुखालफत की। अब 3-1 से फैसला हुआ है, जमहूरी फैसला है इरसा एक्ट में के मुताबिक, उसमें जो वो काम हुआ है। अब इसके बाद ये कहना कि जनाब ये पानी आपने जो है वो दरिया सिंध का लेना है, पहले तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात वाजे कर दी थी कि ये दरिया झेलम और चनाब का पानी है, जो दरिया झेलम के रसूल बराज से कादराबाद लिंक पे आएगा, हाफजाबाद के ऊपर बराज है, ये दरिया चनाब है, और चनाब से ये पानी कादराबाद बल्लो के लिंक पे आएगा, ये दरिया रावी है कसूर पे, और कसूर से ये BS लिंक से यानी बल्लो की सलमान के लिंक पे काड़ा पे जाएगा, और काड़ा से ये आगे फिर ये एक चोरस्तान कैनाल या महफूज शहीद कैनाल बनेगी। उसके आगे है 11 लाख एकड़ बंजर अराजी जो सदियों से पड़ी है। मैं कहता हूं कि इसका क्या जवाब है कि कोई कहे कि आप इसको आबाद ना करें, क्यों ना करें। और ये बातकारी जो है आपको शायद इल्म में होगा कि हमारे उन मुस्लिमों के लिए ये की जा रही है कि जिन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने और कतर ने। कितना बड़ा उनका रोल है। $6 अरब अगर स्टेट बैंक में ना रखते तो पाकिस्तान में क्या असर होता आपको पता ही है। तो मैं समझता हूं कि ये वो लोग सदियों से फूड डेफिशिएंट हैं, उनके मुल्कों में बारिश अच्छा, इसके 2 फायदे हो गए। एक तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग आ गई, यहाँ बंजर जमीन आबाद होगी, उसके साथ साथ हम अपने जो गैर दोस्त हैं, मेहरबान दोस्त यार हैं, वो आपके साथ सदियों से आपके साथ मिलकर काम करने पे राजी हो जाएंगे ना। सरमायाकारी भी आ गई ना, सरमायाकारी आए ना आए, लेकिन आपके दोस्त मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, आपका फर्ज बनता है उनको आप फूड में उनको किसी के आगे सर ना झुकाने दें, और पाकिस्तान लीड लेके उनको आगे लेके चले, पहली बात। दूसरी बात ये कि फोरम पे इरसा पे तो हो गया फैसला, अब इरसा के बाद CC जो है ECC, इसके अंदर भी फैसला है, लेकिन उसके अंदर जो उस वक्त निगरान फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनका तल्लुक भी सिंध से, कराची से है, उन्होंने लिख दिया था कि ये महफूज शहीद कैनाल को सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द CCI होगा। तो ठीक है, सिंध ने इसका केस CCI में भेज दिया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि CCI में ताखीर क्यों हो रही है, मैं आपको खबर दूंगा आपके प्रोग्राम में। नंबर टू ये कि पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान है ना, कोई सिंध है ना कोई पंजाब। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। और बिलावल भुट्टो की जिस तरह आपने अप्रिसिएशन की है, मैं समझता हूँ कि उसने कहा मैं बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ, मैं वफाक पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान खप्पे के नारे के साथ खड़ा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है उस जगह पे करना जहाँ पे कौम परस्तों ने एक फेक न्यूज़ की बेस, मैं इसको फेक न्यूज़ कहता हूँ। ये अब कहते हैं जी पंजाब में एतराज़ यह कि जी पंजाब किस इलाके का पानी काट के, चौधरी मंजूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको भी जवाब जाना चाहिए कि पंजाब के किस इलाके का पानी काट के चोरस्तान कैनाल को जाएगा। वो कहते हैं जनूबी पंजाब का कटेगा, किसी का नहीं कटेगा नजम साहब। इत्तेफाक से आजकल वही दिन है जब ये पानी का सिलसिला शुरू होना है, यानी अप्रैल की आज 8 तारीख है। अब मुझे बताइए सियालकोट से लेके तो चोरस्तान के आखिरी इलाके तक, सहरा के आखिरी कोने तक गंदम इस वक्त तैयार खड़ी है, इसको पानी चाहिए। अप्रैल में इस नहर में पानी नहीं चलना, जीरो। मई के पहले 10 दिन जो पहली 10 डेली होगी, जीरो। 40 दिन में इस कनाल पे पानी नहीं चाहिए। और पंजाब के इस इलाके में किसी जगह पे भी किसी फसल को कोई पानी नहीं चाहिए। यानी मैं कह रहा हूं अगर किसी ने चैलेंज करना तो कर ले।
اگلی بات میں وہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ کس کا پانی کٹے گا. پانی نہیں کٹے گا, یہ بہت بڑا ابہام ہے. یہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب کے اندر 15 اپریل سے کپاس کی بوائی شروع ہو چکی ہے. یعنی 15 اپریل سے ہماری کپاس کی بوائی شروع ہو جائے گی. جب کپاس کی بوائی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے اس کی پنیری لگتی ہے. پنیری کیا ہوتی ہے؟ پنیری یہ ہوتی ہے کہ آپ 1 ایکڑ میں پودے لگاتے ہیں اور اس 1 ایکڑ کے پودے جو ہوتے ہیں وہ 25 ایکڑ کے لیے ہوتے ہیں. 25 ایکڑ کی فصل بونے کے لیے ہوتے ہیں. تو 1 ایکڑ میں کتنا پانی چاہیے آپ کو؟ اتنا پانی آپ کو اس کنال سے وہ ملنا ہے جا کے مئی میں. آپ کو فل واٹر چاہیے نا, جو وہ چاہیے آپ کو کپاس کے لیے 1 جون سے, اور جو پنیری ہے یہ دھان ہے اس کو چاہیے 15 جولائی سے. 15 جولائی تو فلڈ شروع ہو چکا ہوتا ہے, 1 جولائی سے فلڈ سیزن شروع ہے. تو کسی کا پنجاب میں نہ پانی کٹنا ہے, نہ کسی کا پاکستان میں پانی کٹنا ہے, نہ سندھ کا پانی کہیں پہ جانا ہے. سندھ کا پورے پورا شیئر. پھر وہ کہتے ہیں جی پانی میں کمی. جب میں جو بات کر رہا ہوں میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں, ڈاکومنٹری ایویڈنس سے کر رہا ہوں. اگر کسی نے چیک کرنا ہوگا میں حاضر ہوں. وہ کہتے ہیں پانی کم ہو گیا. پانی کدھر کم ہو گیا؟ یہ جو 31 مارچ گزرا ہے 8 دن پہلے, نجم صاحب اس کو ہمارا جو واٹر ایئر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے 1 اپریل سے 31 مارچ تک. ہر سال اس کو آبی سال کہتے ہیں. تو جو سال کلوز ہوا ہے اس سال میں بھی میں آپ فگر آپ کو دینے لگا ہوں آپ کے پروگرام سے, یہ اتنی ایتھینٹک ہے جتنا سورج مشرق سے نکلتا ہے. 21.991 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈاؤن سٹریم کوٹلی سمندر میں گیا ہے. مجھے سندھ کا کوئی ماہر, حکومت سندھ جام خان شورو صاحب اریگیشن منسٹر, یا ایون وہاں کے چیف منسٹر صاحب, یا ایون پیپلز پارٹی, اور ایون وہاں کے قوم پرست مجھے بتا دیں کہ 22 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں پھینک کے خود میرا خیال 8 ملین ایکڑ فٹ کی بات سندھ حکومت کرتی ہے. نہیں, سندھ حکومت 10 MF کی بات کرتی, لیکن اس کے اوپر سٹڈی ہوئی پھر 2006 میں. 2006 میں جو سٹڈی ہوئی انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹ کی, اس میں مسٹر شولز اس کے انجینئرز کے ٹیم کے ہیڈ تھے. تو انہوں نے کہا 8 چاہیے. اس کے ساتھ اور کنڈیشن بھی ہے, یا تو 8.6 ہر سال پھینکے MF, یا پھر اور یہ بھی 5 سال میں اکٹھا نہیں پھینک دینا, بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ ذخیرہ کر لیں اور آپ اس کو آہستہ آہستہ ڈیلٹا کو بچانے کے لیے. یہ پانی دیکھیں سن لیں, یہ ایک انفارمیشن ہے, آپ دینے دیں لوگوں کو. 8.6 ملین ایکڑ فٹ آپ یا تو سال میں پھینکیں, یا کسی بھی 5 سال میں 25 MF پھینکیں, یا ہر روز 5000 کیوسک پھینکیں. یہ انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے, یہ پڑی ہوئی ہے. اچھا اب یہ 5000 کیوسک تو تب آپ پھینکیں گے نا. اس میں اس کی ڈیٹیل میں آ جاتا ہوں, دوبارہ ڈیٹیل میں آ جاتا ہوں. اس میں ایک اور ذوالفقار علی وزیر صاحب ایک اور چیز بات کی جا رہی ہے بار بار, اور وہ شرجیل میمن صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے آپس میں کچھ اس پہ جو ہے مکالمے بھی ہو گئے. وہ بڑا دلچسپ ہے. اس سلسلے میں ایوان صدر کا ایک ٹویٹ موجود ہے, اور ایوان صدر سے جاری ہونے والے ٹویٹ میں ان نہروں کی منظوری کے حوالے سے بات کی گئی. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صدر آصف علی زرداری صاحب کو صحت عطا کرے, وہ جلد از جلد دوبارہ ایوان صدر میں آئیں. تو میرا خیال ہے ایوان صدر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ سب کو بٹھا سکتے ہیں, بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, اعداد و شمار کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, حقائق کے ساتھ, اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں مل کے. بالکل نجم ولی خان صاحب, دیکھیں اصل بات بھی یہی ہے. زرداری صاحب نے تو اپنی پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ سیشن کو خطاب کیا تھا اس کے اندر بھی یہی کہا کہ ہم اس مسئلوں کا حل نکالیں گے اور بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وفاق کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں, وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ اگر PMLN کی گورنمنٹ کو ووٹ دے کے گورنمنٹ کو گرا نہیں رہے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں کر رہے, حریت اور پارلیمانی نظام کو مضبوط کیے ہوئے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات کا حل نکل سکتا ہے. لیکن اس کی ذمہ داری آصف علی زرداری صاحب تو ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ جب واپس آتے, لیکن حکومت وقت کو, وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ انیشیٹ کرے, اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو, صوبوں کو, جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے میں, ان کو بلا کے مسئلے کو حل نکالیں. جس طرح آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بیان کیا, جس طرح مہتو صاحب نے بیان کیا, یہ تو بڑے قابل آدمی ہیں, ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر جس طرح یہ بات بتا رہے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. پھر تو ہم لوگ تو ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں سارے, یہ سندھ والے بھی اور باقی لوگ بھی, قوم پرست بھی, کسی کو تو پھر پرابلم ہونا نہیں چاہیے. تو اگر اسی طرح کا معاملہ ہے تو کیوں نہیں بلا کے بٹھا کے بتا دیتے
کیا وجہ ہے CCI کی میٹنگ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرتے؟ کیوں لنگر آن کیا جا رہا ہے؟ پڑھی لکھی بات ہے تو پڑھے لکھے طریقے سے کر اچھا، لیں. اس میں ذوالفقار علی بدر صاحب ہمیں نا جوائن کیا ہے نصیر اللہ خان صاحب نے. آپ ایگری نظر میں پروجیکٹس کے صرف حوالے سے ایکسپرٹ ہیں. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, ماہر معاشیات بھی ہیں. میں نصیر اللہ خان صاحب اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت جو 6 نہری منصوبے کی بات کی جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی اس میں 2 نہریں تو خود سندھ کی ہیں, ایک بلوچستان کی ہے, ایک خیبر پختونخوا کی ہے, 2 پنجاب کی ہیں, اور 2 پنجاب کی بھی جو نہریں ہیں ان میں سے ایک محفوظ شہید کینال جو ہے اس کا مسئلہ ہے. لوگوں کو تو یہی نہیں پتا, وہ بیچ میں کھچی کینال بھی آ جاتی ہے, سب آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا نصیر صاحب کہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں, ان کا ٹیکنیکل جواب کیا ہے, اور کیا یہ بننی چاہیے نہریں, نہیں بننی چاہیے؟ ہم نے پاکستانی بن کے جب سوچنا ہے, پھر میں بنیادی طور پہ ایک آپ کو بات بتا دوں, یہ نہریں بنیں گی تو پاکستان کے لیے بنیں گی, یہ نہریں نہیں بنیں گی تو بھی پاکستان کے لیے نہیں بنے گی. پاکستان سب سے پہلے ہے. آپ کی اس پہ ماہرانہ رائے کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کا. ایکچولی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ 6 نہریں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ 5 نہریں کون سی ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. ایک جو ہے محفوظ شہید کینال جو کہ چولستان کو جائے گی, جس کے اوپر یہ ساری تھنگ ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سندھ کا پانی کو یوز ہوگا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ یہ ستلج سے نہر جو ہے وہ آئے گی چولستان کو, جو کہ اراؤنڈ کو 176 کلومیٹر ایک چھوٹا سا لیکن ہمارے سندھ کے بھائی, نصیر صاحب ایک منٹ, ہمارے سندھ کے بھائی کہتے ہیں کہ ستلج میں پانی نہیں ہوتا. جب ستلج میں پانی نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پھر آپ یہ دریائے سندھ سے اور سندھو سے لے کے آئیں گے. نہیں سر, سندھ سے اس کا کہیں پہ بھی سولڈ نہیں ہوتا. یہ جہلم, پھر چناب, پھر راوی اور پھر ستلج کے درمیان میں یہ ایک لنک ہے جو کہ پنجاب ہی کا پانی جو ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا, اور ستلج کا اپنی جب بارش میں آئے گا, بیکاز یہ 6 ماہی کی سر صرف نہر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جولائی, اگست, سپتمبر میں ہمارے یہاں فلڈ آتے ہیں یا پانی آتا ہے تو سرپلس پانی ہوتا ہے. اگر اس کو یہ ڈائیورٹ کر دیں گے تو اس میں سندھ کا کسی صورت بھی ایک قطرہ بھی پانی جو ہے وہ نہیں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ میں نے پہلے بات کی کہ جو جہلم ہے اور یہ چناب ہے اور راوی ہے اور ستلج, اس کے درمیان میں جو نہریں پنجاب کا پانی لے کے آ رہی ہیں, دے آر ناٹ ڈائیورٹنگ گیٹنگ واٹر آف سندھ. تو اس کی لائننگ کر کے, کچھ مرمت کر کے, جو سیپیج ہوتا ہے پانی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے, اس کو محفوظ کر کے تو یہاں تک کہ چولستان تک کچھ اس میں سے واٹر کی اویلیبلٹی کو بڑھائیں گے اپنے کوٹے میں سے. تو اس میں کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل یا پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے اس سارے معاملے کو. اور ایک نہر کی بجائے 6 نہروں کا جو ہے جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو ظاہر وہ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا پانی کتنا ہمارا وہ پنجاب کے اندر یا چولستان کے اندر چلا جائے گا. تو یہ 100% یہ غلط پروپیگنڈا ہے. تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہے ان کو یہ پوچھنا چاہیے جو باقی کی 5 نہریں کون سی ہیں جو پنجاب لے کے جا رہا ہے, تو وہاں پہ ان کا کوئی نام نہیں ہے سر. میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے یہ, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو ایز اے ایکسپرٹ آپ اس منصوبے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں سر, ہر سال جو ہے کو 5 ملین لوگوں کا آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے سر. اگر آپ نئے ایریاز نہیں کھولیں گے, ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آئیں گے, تو آپ اپنے ملک کی خوراک کیسے پوری کریں گے سر؟ یہ ہمارے ہاں ابھی دوسری بات ایک اور میں آپ سے بات یہ کر دوں اسی نہروں کے ضمن میں کہ جو اس وقت ہم یہ شور شرابہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو سر آج اگر یہ شروع ہو تو اس کو 3 سے 4 سال لگیں گے اس نہر کو چولستان تک بنتے ہوئے. اس دوران میں ہمارے پاس 2 ڈیم جو ہے جس میں یہ دیامیر بھاشا ڈیم وغیرہ ہے, اس میں کوئی تقریباً 7.15 ملین ایکڑ واٹر ایڈیشنل جو ہے وہ سسٹم کو آ رہا ہوگا, جو کہ نہ صرف اس نہر کو پارشلی دے رہا ہوگا بلکہ ریمیننگ سندھ کو جا رہا ہوگا. تو یہ تو بہت ارلی یہ ساری باتیں ہم نے شروع کر دی, جس کا فی الحال کوئی نہ ایک قطرہ 3 سال تک تو جائے گا ہی نہیں ادھر.
जब जाएगा उस वक्त हमारे पास सिस्टम में सरप्लस वाटर सर अवेलेबल होगा। तो मुझे ये भी दरखास्त करनी है अपने तमाम भाइयों से कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और फिर उसके ऊपर जो है वो बात हो। और आज मैंने बयान पढ़ा था वजीर आज़म साहब का भी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बात की कि अगर कोई ऐसा रिजर्वेशन है तो आए बैठ के मिलकर बात कर लें, हम समझ लेते हैं। और अभी जुल्फकार अली बदर साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है बैठे इस पे करे। मैं इन्हीं की तरफ से बदर साहब की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि समुंदर में हम कुछ ना कुछ पानी फेंकते रहें। अभी जुल्फकार अली साहब उसकी एक बड़ी डिटेल सारी की सारी बता रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेल्टा जो है वो तबाह ना हो, मैं चाहता हूँ कि वो समुंदर आगे की तरफ ना आए, मैं चाहता हूँ कि मेरा वहाँ पे मीठा पानी रहे, मेरे जंगलात, मेरी ज़री ज़मीनें वहाँ पर बरकरार रहें। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम कितना पानी फेंक रहे हैं और कितना पानी हमें फेंकना चाहिए और कितना हमारे पास मौजूद है जो हम रोक सकते हैं? तो भी समझने की जरूरत है कि आप डेल्टा को क्या सारा साल रोक पाएंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आप देखें तो पंजाब और जो सिंध है इसमें जितना भी रिवर सिस्टम में वाटर अवेलेबल है बमुश्किल जो है वो ज़राई अराजी को सैराब करने के बमुश्किल काम आ रहा है सर। ये तो जब फ्लड आते हैं सरप्लस पानी होता है, ना पंजाब की जरूरत होती है ना सिंध की जरूरत होती है, तो उस वक्त ये डेल्टा को धकेलना होता है सिंध को समंदर को बैक साइड के ऊपर। तो ये तो आप कुछ भी कर लें, ये वही जो 3-4 माह फ्लड्स की हैं सिर्फ उसकी ये बात है, ना कि ये 9 माह की बात है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है कि जब ये सिचुएशन जो हम बात कोट करते हैं इस सारे पीरियड की लाइफ 3-4 माह होती है जब फ्लड आपके आ रहे होते हैं, उसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही कोई नहीं होता ना सर, कि आपके पास सिस्टम में पानी इतना अवेलेबल होता है। अब ये चौलिस्तान में डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे हाई यूज एफिशिएंसी वाटर यूज एफिशिएंसी सिस्टम्स लगेंगे, वहां से लर्निंग ली जाएगी, वापस वो सिंध को लेके जाया जाएगा, पंजाब के फार्मर्स को लेके जाएगा। वुड यू बिलीव कि इस इनोवेशन या इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास जो सिस्टम में वाटर अवेलेबल है 30 to 40% आपके पास पानी ज्यादा अवेलेबल होगा, क्योंकि जब आप हाई इरिगेशन सिस्टम लेके आएंगे तो आप 30-40% वाटर सेविंग कर रहे होंगे। तो इसका पूरे मुल्क को बेनिफिट होगा, ना कि सिर्फ चौलिस्तान को। चौलिस्तान तो समझ लें कि लेबोरेटरी है सर। सही है, सही। तो आप चीजों पे बहुत शुक्रिया नसीरुल्लाह खान साहब। बाकी अभी जुल्फकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद। बस साहब इसमें डायलॉग हो सकता है, बैठ के दादुशुमार शेयर हो सकते हैं, आगे टेलीमेट्री सिस्टम भी मेरा ख्याल है जून में मजीद लग जाएगा। उसके बाद ये जो पानी चोरी वाले इल्जामात हैं वो माजी में भी खुद खुर्शीद शाह साहब जब वफाकी वजीर थे तब भी गलत साबित हुए थे, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम भाई हैं मिलके इन चीजों को हल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें तो आपको पता है बिलावल साहब ने जब तकरीर की थी तो उन्होंने कहा कि ये 4 भाई इकट्ठे हो जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है, 4 भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो ये चारों सूबों 4 भाइयों की तरह है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो हमें आपस में बैठ के यूनाइटेड होके इकट्ठे होके एक इत्तेफाक के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो इस इत्तेफाक को पैदा करने के लिए चारों सूबों को फिर इकट्ठा बिठाना है ना, 4 भाइयों को बिठाएं इकट्ठे, ताकि आप बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स की और जितनी चीजों की और हुकूमत जिस तरीके से बयान कर रही है कि ये मसला कोई नहीं, तो हुकूमत इतना डिले क्यों कर रही है? अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो बोनाफाइडी शो कर दे, सीसीआई की मीटिंग बुला ले ताकि बैठ के बातचीत के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स मसले का हल निकाल। हम लड़ने आए हुए, हम तो कोई इशू बनाने तो नहीं आए, हम तो चाहते हैं मसाइल का हल हो, नहरें निकले, आबादकारी हो, जो बंजर जमीन है वो आबाद हो, यहाँ पे ज़राए वसाइल पाकिस्तान के बढ़े, हमें किसी को कोई इतराज नहीं है, हम बड़े खुश हों। बिल्कुल से जुल्फकार में सब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अली ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अली मसला ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने 1973 के आइन के तहत जो है वो आर्टिकल मुझे भूल गया, वकील आपको याद होगा, जिसके तहत ये सीसीआई बनी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। 1973 से लेके आज तक अली बदर साहब कभी भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में वोटिंग नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अब खबर दे रहा हूँ नजम अली आपके प्रोग्राम में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि इस बार भी ये मामला सीसीआई से पहले हल करके सीसीआई में ले जाया जाए। अगर वोटिंग हो गई तो सिंध के पास वो वोट नहीं है, 3 तो फेडरल मिनिस्टर हैं, अमीर मुकाम है, इसहाक डार है और ख्वाजा आसिफ हैं, चौथे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है,
पंजाब का मेंबर है तो बाकी 3 सूबों के वज़ीर आला हैं, तीनों उधर दे भी दें तो 5 इधर हैं, तो बड़ी एक एम्बैरसमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेश नज़र बात ये है कि ये मामला CCI में भी जाए तो कंसेंसस डेवलप हुआ हो। पाकिस्तान के चारों सूबे, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश भी है, उन्होंने ऐलान भी किया कि हम चारों भाई इकट्ठे हों, चारों भाइयों के दरमियान में बंटवारे की वोटिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती। तो मैं समझता हूं कि इसको बाहर हल करना चाहिए फैक्ट्स पे। अली, मैं इसके सजेस्ट ये करूंगा कि आप पॉलिटिकल डायलॉग खोलिए और फैक्ट्स के ऊपर रखिए। 91 की कॉड को आप फैला दें। 1991 के मादा तकसीम में आपको अगर आप पढ़ लेंगे सब लोग, तो मेरे ख्याल ये मामला वहीं भी दफन हो जाएगा। जो कॉम्प्रेस लोग या जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं या दुश्मन कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान के इन छोटे छोटे इशूज़ को में एम्बिग्युइटी पैदा करके, इबहाम पैदा करके पाकिस्तान की इकाइयों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तो असल हर पाकिस्तानी का मिशन ये होना चाहिए कि सच को सामने ले आए, सच पे डिबेट, सच पे मुज़ाकरात शुरू हो जाए, टेबल पे बैठ जाए, ये मामला 4-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतूब साहब, इस हवाले से बात करने के लिए। नसीरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जुल्फ़िकार अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, ये वाकई कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, बड़ा इशू नहीं है। जब भाई आपस में बैठते हैं तो वो एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के जो है, अभी जिस तरह जुल्फ़िकार अली महतूब बता रहे थे कि क्या ज़रूरत है हम जाएं और CCI में जाके हम इस पर वोटिंग करवाएं। हम नहीं करवाते, हम बैठेंगे, हम इस मसले को हल करेंगे। हम सब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की चाहते हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से कह सकता हूँ, जो मर्द मुफाहमत हैं, जिन्होंने साबित किया है और ये सब मिलकर आपस में एक नतीजे तक पहुंच सकते हैं। ये वो सियासतदान नहीं है जो मैं ना मानू की सियासत करते हैं, ये वो नहीं है जो 9 मई के हमले करते हैं, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचते हैं। ये पाकिस्तान के मसाइल को हल करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये मसला हल होगा, उसी सोच के साथ हल होगा जो तकरीर गड़ी खुदा बख्श में की गई, बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। और उन्होंने कहा कि मैं वफाक के साथ हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परचम नहीं उतरने दूंगा, नीचा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान खपे का नारा लगाएंगे और उन्होंने हमेशा इसको वाकई बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर जनाब आसिफ अली जरदारी ने लगाया भी। पाकिस्तान खपेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये कुछ हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखने थे। भी कुछ और बात करेंगे थोड़ी सी ट्रंप के हवाले से, उसके टैरिफ के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर नाज़रीन, हमने कल ट्रंप टैरिफ पर बात की और उसके नतीजे में जिस तरह आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो नीचे गईं और ख़ुद पाकिस्तान में भी मंदी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, सारा हमने डिस्कस किया। और जब हम प्रोग्राम ख़त्म करके जा रहे थे तो उस वक़्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और धमकी आ रही थी कि चीन ने अगर जो है इजाफी टैरिफ जो लगा रहे हैं, वो जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं, अगर ना वापस लिया तो हम 50% मज़ीद लगा देंगे। ट्रंप के इक़दाम जो हैं वो किस तरफ लेकर जाएंगे मईशत को, ख़ासतौर पे तरक्की पजीर मुल्कों को और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। जुल्फ़िकार अली महतूब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं उन्हीं की तरफ जाऊँगा वापस और उनसे पूछूँगा कि ये आप जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान इसमें किस तरह मुकाबला कर सकता है इस पूरी सिचुएशन का। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक वक्ती मुश्किल है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखें तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए आगे से फ़वाइद भी निकल सकते हैं। क्या सिचुएशन है महतूब साहब?
देखें नजम, जो सूरत हाल है ना, वो तो अमेरिका ने कहा कि हमने 1014 अरब डॉलर का जो सालाना उनका तजारती खसारा है, जी हाँ। हमने इसको अब नहीं लेना, हमने इसको बांट देना है। और उनके मुताबिक जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम पे हमारे यहाँ जो इंपोर्ट होती हैं और उसके मुकाबले में हमारी जो एक्सपोर्ट होती हैं, हमारी एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ लगा हुआ है, अगर वो 100 रुपये है तो हमने 50 रुपये ली है, यानी 50 लगाए हैं, 2 पे तकसीम करके दिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान को यहाँ पे क्या आज मिलेगा। पाकिस्तान के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। देखें वो किस तरह से, देखिए वियतनाम पे 36% टैरिफ लगी है हमसे, हमारे पास 29% है। इंडिया हमसे 26% पे 3% ऊपर है। लेकिन जो पेट्रोल सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, जो $60 पे आ गया है, उसका पाकिस्तान को एक एज मिलना है। और ये बिजली का जो फायदा दे रही है हुकूमत, इसके 7 साथ पैसे का जो बनना है, उसका एक और इम्पैक्ट आना है। तो ये कर करा के पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासतौर पे टेक्सटाइल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नीचे आनी है, हम कम्पिटिटिव हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि एक जो नई अपॉर्चुनिटी जिसका मैं अब आपको जिक्र करने लगा हूँ, जो बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर बड़ा सीरियसली सोच रही है, वो ये है कि चाइना के ऊपर चूंकि हाई टैरिफ आ गया 46% का, तो अब चाइना क्या करेगा? चाइना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, जो सी पैक का पुराना हिस्सा है जो नहीं लग सके आज तक। अगर चाइना पाकिस्तान में प्रोडक्शन करके यूनिट यहाँ मुंतकिल करता है, और बांग्लादेश से जो हमारी अब नई दोस्ती बनी है, बांग्लादेश अपने उस एज को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बहुत सारी जो मिलें हैं वो बांग्लादेश में टेक्सटाइल की लगी हुई नजम पिछले 1970 से लेकर अब तक लगती हैं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट की, टेक्सटाइल मिलर की कितनी मिलें वहाँ पे किस लेवल की हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाथ मिलेगा, चाइना और पाकिस्तान का हाथ मिलेगा। तो और ये अभी थोड़े दिन पहले मोहम्मद यूनुस जो चीन गए थे, और जिस तरह उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें होती रही, और जिस तरह इंडिया मुकाबले के ऊपर जो है हसीना वाजिद को लेकर बैठा हुआ है, और मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश जो है, नया बांग्लादेश जो है वो टसल में, ये तो एक अलायंस अलायंस आपने दिखा दिया। मैं आपको नई चीज बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है जिसका इंडिया को पसीना आ जाना है। वो बात ये है कि ये अचानक हो गया ना, पता नहीं अपना प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में क्या चीज़ आई है कि उन्होंने ये इकदाम कर दिया। कल आपने देखा पूरी दुनिया की स्टॉक चेंज जो नीचे गई, पाकिस्तान की स्टॉक चेंज पहले गई 7.5% पे, फिर नीचे आके 3.5 पे बंद हुई। वो कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान की स्टॉक चेंज का डायरेक्टली जो है पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से तो किसी हद तक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी पे इतना बड़ा असर नहीं होता उसका, वो आगे पीछे होती रहती है। लेकिन जो एज मिलने वाला है बिजली का, पेट्रोल सस्ता होने का, और पाकिस्तान में सस्ती लेबर का, वो एज वो वाला है कि जिसमें पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट और पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वो प्लेयर्स यानी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मिलके एक जॉइन हैंड करके, और इस वक्त चाइना चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि कंबोडिया, वियतनाम और जो है वो चाइना कॉम्पिटिटिव वो नहीं रहेंगे अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका हमारी देखें, हमारी $5.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है और तकरीबन 3.5 बिलियन की इंपोर्ट है। अब अमेरिका के बारे में एक और नई चीज़ मैं आपको बताऊं, नहीं होगी लेकिन मैंने इसको स्टडी किया हुआ है। अमेरिका की जो वहाँ से एक्सपोर्ट्स है ना, वो गुड्स नहीं है, वो सर्विसेज है। वो सर्विसेज के अंदर अगर चाइना उनकी सर्विसेज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 50% लगा देता है, तो अमेरिका को भी ये डस पड़ेगी ना। अब अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं, 1800 मुजाहरे हुए हैं परसों। जी हाँ। तो वो ये है कि अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की गवर्नमेंट जो इंटरनल हालात है, हाँ, उनको कितना प्रेशर लेती है, और फिर वो वापस जाते हैं, यहीं खड़े रहते हैं। अगर ये सारा मामला चलता रहा 6 महीने, तो पाकिस्तान 6 महीने में तैयारी मेरे ख्याल में कर लेगा। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक वर्किंग कमेटी बनाई गई है, एक स्टीयरिंग वर्किंग ग्रुप बनाया गया, एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। कल कोई 50 बड़े एक्सपोर्टर्स थे जिनको जाम कमाल साहब वज़ीर तिजारत ने भी बुलाया हुआ था, तो इसमें राब्ते भी किए जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से हमारे लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती है। उसकी वजह बड़ी साफ़ और वाज़ेह है कि जो टैक्स लगा है वो सब पे लगा है, वो किसी एक टैरिफ जो लगा है वो सब पे लगा है, किसी एक मुल्क पे नहीं लगा। और जब आप पाकिस्तान दूसरों के साथ जाएगा, खासतौर पे चाइना की तरफ जाएगा, बांग्लादेश की तरफ जाएगा, तो चाइना पर तो हमसे भी ज्यादा लगा। हम चाइना को ला सकते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती है कम टैरिफ के साथ। ये एक बड़ा खूबसूरत मंजरनामा बनेगा इसमें। तो इसमें ये हमारे लिए मुआवन हो सकती है चीज़। बिल्कुल नजम, ये मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में के पास ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई है।
اور اتفاق سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل سستا بھی ہوا ہے اور پاکستان کے اندر بجلی بھی سستی ہوئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کلب ہو کے آگے چلنی ہے. اور لیکن جو پاکستان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر کا پلیئر ہے نا, جس کا ہم کہتے ہیں انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو آگے بڑھنا ہوگا. اور نان اس کو بھی ٹریڈیشنل کوالٹی, ایک چیز ہے, اس کو بھی کوالٹی بہتر کرنا پڑے کوالٹی گی. اس کی بہتر ہے. دیکھیں ہمارا مال بہت اچھا ہے, کوئی ایسی ایشو نہیں. ہمارے ہاں کاٹن گرو کرنی پڑے گی. یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا چولستان کے اندر, تو چولستان کے اندر یہ کاٹن ہی تو اگنی ہے یار. صحیح. جو اب آپ دیکھیں دوسری بات جو میں پہلے پانی والی ہم کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں, یار رینی کنال نے آگے تھر میں جانا ہے, عمر کوٹ میں جانا ہے, اس نے مٹھی میں جانا ہے, اس کی وہاں پہ تقریباً 5-6 لاکھ ایکڑ جو بنجر پڑی اس کو بھی پانی ملنا ہے. تو میرے سندھ کے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ذرا کھلے ذہن سے جج کریں کہ کیا رینی کو وہیں پہ تک رہنا ہے یا رینی کو آگے تھر میں بھی جانا ہے. ایک رینی اور تھر تو سندھ کی 2 کنالز ہیں نا جو آپ ذکر کر رہے تھے. اچھا یہ 6 کی 6 کنال میں سے صرف چولستان کنال ایسی ہے نجم کہ جو ابھی تعمیر نہیں ہوئی, باقی تو 5 بنائی ہیں, ان کی ایکسٹینشنز ہیں. آگے صرف ایکسٹینشنز کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے, بالکل آگے بڑھنا ہے ہم نے, اور انشاءاللہ تعالی مشکلات بھی آتی رہیں گی. لیکن ایک بات میں ذوالفقار علی صاحب کا یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اس سے پہلے نصیر اللہ خان صاحب اور ذوالفقار علی بدر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے صرف ایک بات کہنی ہے کہ اپنے آپ پر یقین رکھیں. جو ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچ کر غیر معمولی کارکردگی دکھا سکتا ہے, واپس آ سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنی محنت پر یقین کرنا ہوگا, اپنے رب کے کرم پر یقین رکھنا ہوگا, امید رکھنی ہوگی, اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا. ایک بہتر, ایک مضبوط, ایک خوشحال, ایک مستحکم پاکستان جو ہے سمگلنگ سے پاک, اور جس میں یقینی طور پہ جناب عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے, وہ ایک پاکستان ہم سب کا منتظر ہے. پرامن پاکستان, خوشحال پاکستان, ہم نے اس کی طرف بڑھنا ہے, لیکن ہم سب بھائیوں نے مل کر, اکٹھے ہو کر انشاءاللہ. اللہ حافظ.